हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण राव। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कल इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसमें आपको वैलेंसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वैलेंसी को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको हम वैलेंसी कहते हैं। या किसी भी शेल के आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब हमारी दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को देखने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल पर जाना होगा। तो देखिए, मेटालिक करैक्टर क्या होता है। मेटालिक करैक्टर ये होता है द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, लॉस करना, क्या कहलाता है? मेटालिक करैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटालिक करैक्टर। अब आता है नॉन मेटालिक करैक्टर, द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉन मेटालिक करैक्टर। यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या कहलाता है? नॉन मेटालिक करैक्टर। और लॉस करना क्या कहलाता है? हमारा मेटालिक करैक्टर। तो किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल हैं, ये मोर मेटालिक करैक्टर को रखते हैं, और ये क्या है? नॉन मेटल हैं। तो यहाँ से जब लेफ्ट से पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यहाँ की तरफ जाएंगे, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन इसके साथ ही जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि इनमें नॉन मेटालिक करैक्टर बिल्कुल शून्य है, जीरो है, और यहाँ पर नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है। इसलिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब बात आती है किसी भी ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज। और नॉन मेटालिक करैक्टर जो होता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक करैक्टर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज। देखिए मित्रों, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम यानी किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी मेटल के सेंटर में ये क्या है होता है? एक न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जितना भी इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा? कम। इसका मतलब यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। जब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे। और पास आने को हम क्या कहेंगे? साइज का डिक्रीजमेंट। साइज का डिक्रीजमेंट। तो साइज क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। और जब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती चली जाती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब से कम होगी तो वैसी साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। दूसरा फैक्ट ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, जैसे जैसे शेल की संख्या बढ़ेगी, यदि इलेक्ट्रॉन इस सबसे लास्ट वाले शेल में होगा तो चूंकि ये इस न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो जितना इससे दूर रहेगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा, इसका मतलब साइज उतना ही बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किस एटॉमिक साइज के लिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में यदि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज का डिक्रीजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे कि देखो 4s2 है, 3d8 4s2, 3d3 4s2, 3d3 4s2। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उसके न्यूक्लियस के द्वारा उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाया जाता है और साइज कैसा हो जाता है? डिक्रीज होता है। लेकिन जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो शेल की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें सेकंड सेल है, इसमें थर्ड सेल है, इसमें फोर्थ सेल है, इसमें फिफ्थ सेल है, इसमें सिक्स सेल है, जो कि मैंने आपको इसमें बताया कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा और एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। तो रिजल्टिंग ये निकलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है।
फ्रेंड्स अब इसमें नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है? द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। यानी कैटायन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तो कैटायन बनता है। वेयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एन एनायन। और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन करते हैं तो क्या बनता है? एनायन बनता है। जैसे कि सोडियम के लिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस 11 इलेक्ट्रॉन में से यदि एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम इसमें से माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं इसमें से माइनस को, तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस, ये बन गया कैटायन। इसी तरह से ये क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें इसमें गेन कर लें तो क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई 10 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। तो ये तो बन गए कैटायन और ये बन गया क्या? एनायन। इसी के कारण कैटायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने से उसका साइज छोटा हो जाता है। और इसी प्रकार से एनायन का साइज अपने पेरेंट इलेक्ट्रॉन से, पेरेंट्स एटम से क्या होता है? एक बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाती है? एडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? एडिंग हो जाती है। अब इसमें एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? जैसे कि ये है ऑक्सीजन -2 है तो ऑक्सीजन में से क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, लेकिन फ्लोरीन ने एक -1, फ्लोरीन -1 है तो इसका क्या हो गया? फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। सोडियम +1, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल किया है। और मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? इसमें रिमूवल किए हैं। तो ऑक्सीजन का जो देखिए, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, कितने हो गए? 10। फ्लोरीन में होते हैं 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितने हो गए इसमें? 10। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए तो कितने रह गए? 10। इसका मतलब इन सब पे यदि चार्ज लगा करके देखा गया और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि इसमें मेजर की गई तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? सेम है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा सेम होती है। अब आता है फ्रेंड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि हाउ मैनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास से बंधा होगा, सबसे नज़दीक से बंधा होता है, वो मोर अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है। और मोर अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होने के कारण यदि वहाँ से हम उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसकी एनर्जी हमें ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस टू पीरियड एंड डिक्रीज एज वी डिसेंड इन ए ग्रुप। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यदि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। और यदि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो क्या होती है? डिक्रीज। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स है, कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से यदि पास से बंधा हुआ है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यदि इलेक्ट्रॉन दूर बंधा हुआ है, दूर से बॉन्ड बना हुआ है इससे, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और बहुत आसानी से इससे, क्योंकि दूर है, अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन। इसी का ही एक नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि आयनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को यदि एटम से जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उसकी क्या कहलाई जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके लिए क्या रूल है? एक सिंपल रूल है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव with increase in the atomic number across a period and
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन ए ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप में जा रहे हैं तो लेस नेगेटिव है, और यदि पीरियड में जा रहे हैं तो मोर नेगेटिव है। कैसी है? मोर नेगेटिव। और इसी क्रम में लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कि केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, यानी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाए, उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। कब? जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज डाउन, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज होती है एक ग्रुप में। ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज। तो देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए ये इसमें एक टेबल्स दी हुई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। फ्लोरीन की मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कितनी होती है? 4 होती है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो रही है? इंक्रीज। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है। और इसी के क्रम में यदि हम किसी भी ग्रुप में आते हैं, ये किस में आ रहे हैं? हम ग्रुप में आते हैं तो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी के हिसाब से मैं आपको ये जो टेबल है, ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देख रहे हैं। अभी मैं आपको एटॉमिक मास की दिखाऊंगा, एटॉमिक साइज की दिखाऊंगा, और भी हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका ये डाटाज हैं। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी टॉप टू बॉटम। ये देखिए इधर, ये सब क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये नोबल गैसेज हैं। इनकी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इसको देख करके यहाँ से ये डाटाज आपको लर्न भी करने हैं। ये है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज जो है किसी भी पीरियड में। इधर लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से होते हुए जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा 152 है और सबसे लास्ट फ्लोरीन में कितनी है? 64। तो साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो है किसी भी पीरियड में। इसी तरह से हम किसी भी ग्रुप में हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये देखो एटॉमिक साइज यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सेल के हिसाब से इसमें सेल की संख्या बढ़ रही है। ये सारे कैसे हैं? हेलोजन्स हैं। तो हेलोजन के भी क्या हो रहा है? साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है सेल के कारण। तो फ्रेंड्स, ये था अपना पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, टॉपिक था, जो पूरा का पूरा चैप्टर अपना फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। और प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार लोग अपने दोस्तों को दिखाएं और देखें, और जो इससे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। कोई भी आपको इसमें कमी नज़र में आती है तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू अगेन एंड अगेन।